दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल के गजा पर तीसरे दिन के हमलों में दर्जनों लोगों की मौत, खान यूनिस में 20 लोग शेलिंग का शिकार। इसराइली फोर्सेस ने गजा के नेटज़ेरिम कॉरिडोर पर दोबारा किया कब्जा, नॉर्थ और साउथ गजा को अलग करने की कोशिश। हाउथीज ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक मिसाइल से हिट करने का किया दावा। अमेरिकन मिलिट्री ने यमन के हाउथी इलाकों पर लगातार 5वीं रात की बॉम्बिंग। ट्रंप ने अंसरुल्लाह को खत्म करने का किया वादा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और सऊदी क्राउन प्रिंस का बड़ा कदम, इसराइल और फलस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का ऐलान। और ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब पर नई चर्चा हुई शुरू। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का सुनाया फरमान। चले करते हैं इस शो की शुरुआत गजा के साथ। इसराइल के गजा पर हमले का तीसरा दिन, 70 से 100 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबर। ये तादाद बढ़ सकती है। इसराइल के गजा पर नए हमले का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। इसमें करीब 100 लोगों की बताया जा रहा है कि शहीद होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस में गोलीबारी के नतीजे में कम अज कम 20 लोग शहीद हो गए। आज शहर में सुबह के वक्त इसराइली फोर्सेस ने बॉम्बिंग करके 11 मकान गिरा दिए। इसमें लोग सो रहे थे या उठे हुए थे या आसरा लिए हुए थे। खासकर खान यूनिस, रफा और बेत लाहिया में ये बॉम्बिंग हुई। शहीद होने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। फिलहाल जिनकी जान गई है उनमें नौजवान, बच्चे, औरतें और नए पैदा हुए बच्चे भी शामिल हैं। शर्म की बात है। बढ़ते आगे, इसराइली फोर्सेस ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। टैंक्स घुस गए हैं, फौज घुस गई है। ये एक खतरनाक स्टार्ट है। इसराइली फौज ने नेटज़ेरिम कॉरिडोर के मरकजी हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया है ताकि एक सिक्योरिटी जोन बनाया जा सके इसराइल के मुताबिक, और गजा के नॉर्थ हिस्से को और साउथ हिस्से को बांटा जा सके। इनके दरमियान एक पार्शियल बफर जोन तैयार की जा सके। इसके बाद क्या होगा? लोग इससे नहीं गुजर पाएंगे, गजा बढ़ जाएगा। यह ऑपरेशन सीज फायर के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब इजरायली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भारी बमबारी की। पिछले महीने दोस्तों, पिछले ही महीने, जहां तक फरवरी की बात है, नेटज़ेरिम कॉरिडोर से पीछे हटने के बाद आईडीएफ ने मरकजी और जनूबी गजा के लोगों को अपने घर वापस जाने की इजाज़त दी थी। 1-1.5 महीना हुआ होगा। वो तस्वीरें हमने देखी थी। रिपोर्ट्स और पिछले एक्सपीरियंसेस के मुताबिक इस कॉरिडोर पर दोबारा कब्जे के बाद गजा के लोगों की आधी से ज़्यादा मूवमेंट अब बंद हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये जोन किलिंग जोन कहलाता था। यहाँ से जो गुजर गया उसे सीधे गोली मार दी जाती थी। अब क्या होगा, आई डोंट नो। तीसरी खबर यह है गजा से कि इसराइल ने जानलेवा एयर स्ट्राइक्स के बाद गजा में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। अब मैं ज़रा इसे डिटेल में पढ़ने जा रहा हूँ, समझिएगा डेवलपमेंट्स क्या हैं। इजरायली मिलिट्री ने गजा के नेटज़ेरिम कॉरिडोर पर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ किया है। ये ऑपरेशन इसराइल हमास सीज फायर के टूटने के बाद एक बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। इसराइली फौज ने कहा है कि ये लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन है। लिमिटेड, जैसे पहले रफा में चलाया था लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन जिसमें पूरा रफा तबाह कर दिया गया, वैसे ही लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन है। इसराइली फौज ने कहा जो गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए किया गया है। बाद में हम देखेंगे। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 450 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। कल की अगर आज की तादाद मिला दें, वैसे अब ये आंकड़ा जो है वो 550 से ज़्यादा है। अभी तक ऑफिशियल इनका हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा यही था, क्योंकि जब अपडेट के बाद कंफर्मेशन होती है तब ये जाकर एक नया लेटर निकाल कर, बल्कि लिखित में पूरा देते हैं। खैर, ये 550 के करीब छूने वाला है। इनमें बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा हैं। गजा पर स्ट्रेटजिक कंट्रोल नेट जो है पाना, इसकी हसरत है ये आईडीएफ की। नेटज़ेरिम कॉरिडोर एक अहमियत का हामिल इलाका है जो गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उसके बाद नॉर्थ वाले नॉर्थ में रह जाएंगे, सेंट्रल साउथ वाले इधर रह जाएंगे, बीच में फौज होगी इसराइल की, कोई किधर नहीं जा सकता। इसराइल इस कॉरिडोर को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब नतीजे क्या हो सकते हैं इसके, वो समझिए। गजा में इंसानी बहरान यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नज़रिए से अगर हम देखें तो सिविलियंस की मौत का सिलसिला बढ़ने का खतरा है। मैंने पहले ही कहा, ये कॉरिडोर हमेशा एक किलिंग जोन बन जाता है। गजा में मदद की राह में और ज़्यादा रुकावट आ सकती है, क्योंकि अगर रफा से आ भी गए ट्रक तो नेटज़ेरिम से नॉर्थ तक नहीं। पिछली बार अभी जब जंग चल रही थी, नॉर्थ में कितने दिनों बाद राहत पहुंची थी, आपने देखा था।
इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है इसराइल पर। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और अरब लीग से इसराइल के खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है। हम दोनों तरफ की बात बता रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही इसराइल की मिलिट्री एक्शन की हिमायत की है, तो इन सब के यूरोपीय यूनियन, अरब लीग के प्रेशर डालने से क्या हो जाएगा मुझे तो पता नहीं, देखना होगा क्या होगा, और कुछ हुआ तो आपको बताएंगे। अब बात इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की धमकी की, जिसने गजा को तबाह करने का ऐलान किया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने गजा के लोगों को टोटल तबाही की धमकी दी और कहा है कि जबरी हिजरत यानी कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। जबरदस्ती लोगों को निकालने का, इधर से उधर भेजने का या कहीं और, ये सिलसिला शुरू होगा। इसराइल काट्स ने कहा कि हमास पर की गई एयर स्ट्राइक्स सिर्फ पहला कदम था, अगला एक्शन ज्यादा सख्त होगा और इसकी कीमत मुकम्मल तौर पर अदा करनी पड़ेगी। इसराइल काट्स ने कहा कि अगर सब किडनैप्ड होस्टेजेस को, इजरायलियों को रिहा नहीं करता है हमास, और हमास को गजा से नहीं निकाला गया बाहर, तो इसराइल इतनी ताकत से एक्शन करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसराइल काट्स ने सीधा कहा कि जंग के इलाकों से लोगों का इवैक्यूएशन जल्द ही दोबारा शुरू होगा। इवैक्यूएट, जैसे बचाकर गजा के लोगों को कहीं ले जाना हो। हमास का भी इस सब पर जवाब आया है। हमास ने गजा में ग्राउंड इन्वेजन के दौरान एस्केलेशन पर इसराइल को वार्निंग दी है। हमास ने इजरायली हुकूमत पर गजा पर एग्रेशन के नतीजे की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। हमास ने कहा है कि आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। बयान के मुताबिक इसराइली हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालने की धमकियां इसराइल की गहरी परेशानी का इजहार है। मतलब हमास का कहना है ये कोई इसराइल की ताकत नहीं है कि जो वो कह रहा है कि हम फ़लस्तीनियों को निकालेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, ये वो वगैरह, बल्कि इसराइल परेशान है और इसी परेशानी की निशानी उसका इजहार है ये बयान। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनी लोग ज़बरदस्ती या अपनी मर्जी से हिजरत की तमाम कोशिशों को नाकाम बना देंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। बयान में सीज़ फायर एग्रीमेंट पर कायम रहने का इजहार भी किया गया और मीडिएटर से कहा गया कि इसराइल को इसके वायलेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और नेतन्याहू को अपनी कार्रवाइयां रोकने पर मजबूर किया जाए। ये मुतालबा हमास ने किया है। अब बात गजा की हिमायत में खड़े यमन की। अमेरिका ने यमन पर नए हमले किए। ट्रंप ने अंसरुल्लाह मूवमेंट को ख़त्म करने का, पूरी तरीके से साफ करने का ऐलान कर दिया कि हम इनका नक्शा मिटा देंगे, बिल्कुल इन नक्शे से इन्हें मिटा देंगे। अमेरिका ने यमन के खिलाफ नए मिलिट्री एक्शन शुरू किए हैं, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अंसरुल्लाह मूवमेंट को ख़त्म करने का वादा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन वॉर प्लेन्स ने जुमेरात को यमन के पोर्ट सिटी हुदैदा और नॉर्थ वेस्टर्न सिटी सादा पर बॉम्बिंग की। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, यानी हाउथीज़, हम उन्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे एक तरीके से, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका का ये कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हुथीज़ ख़तरा है। अब हुथीज़ ने क्या किया ये भी आप जानना चाहते होंगे कि अमेरिका के हमले के बदले में हुथीज़ ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। यमनी आर्म फोर्सेस के मैंने वीडियो देखा तो लोग सेटलर्स भाग रहे थे बहुत बुरी तरीके से, हो सका तो मैं दिखाऊंगा, वीडियोस पे बंदिशें हो जाती हैं। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने आज सुबह करीब 9 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे करीब, पौने 9 बजे, ये दावा किया कि हुथीज़ की फोर्स ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। उन्होंने इस एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हिट का दावा भी किया याह्या सारी ने। इसके अलावा हाउथीज़ ने रेड सी में, या हुथीज़ ने, कई प्रोनाउंसिएशन है उनके, हुसी भी कहते हैं, रेड सी में एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ चलने वाले वॉरशिप्स पर भी हमला करने का दावा किया है याह्या सारी ने। उधर इसराइल ने यमन के दावों को रद्द कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक यमन से छोड़ी गई मिसाइल को इजरायली फ़िज़ाई क़ुव्वत ने, या एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स वगैरह सब ने, इसराइल की हवाई हदूद के अंदर दाखिल होने से पहले ही गिरा दिया। ये इसराइल का दावा है। उधर यमन का दावा बता दिया। यमन की मिसाइल दागते ही जेरूसलम के साथ साथ इसराइल के मरकज़ी इलाकों में, जो सेंट्रल इसराइल है, उसमें सायरन बनने लगे धमाकेदार तरीके से। वीडियो आए सामने। इसराइली मीडिया ने बताया कि कुछ इसराइली डर, हैबत और खौफ के मारे शेल्टर की तरफ जब भाग रहे थे तो अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में इतना दूर भागे, कोई किससे टकराया, कोई कहाँ लड़खड़ा के गिरा। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। ये खबर है। अब फ़लस्तीन के सिलसिले में एक और खबर।
चूँकि यमन की खबर भी गज़ा और फ़लस्तीन से जुड़ी हुई थी। मैक्रोन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने गज़ा और यूक्रेन के अमन प्रोसेस पर गुफ्तगू की। हम इसमें से मिडिल ईस्ट शो में गज़ा की बात चुनेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, जिसमें दोनों ने गज़ा पर इजरायली हमलों की दोबारा शुरुआत की मजम्मत की। मैक्रोन ने कहा कि दोनों लीडर्स एक कॉन्फ्रेंस को को-चेयर करेंगे, जिसका मकसद इसराइल और पैलेस्टाइन के लिए दो रियासती हल के लिए सियासी रास्ता खोलना होगा। मैक्रोन ने क्राउन प्रिंस के जद्दा इनिशिएटिव का भी खैर मकदम किया, जिसने यूक्रेन के अमन मुज़ाकरात की शुरुआत को मुमकिन बनाया। हालांकि दोनों के बीच गज़ा को लेकर काफ़ी बात हुई। ये गज़ा और फ़लस्तीन से अलग हो गया मामला। ट्रंप की धमकियों से ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब पर नई चर्चा शुरू हो गई है, ऐसी खबर है, और ये चर्चा ईरान के अंदर हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर नए फौजी हमलों की धमकी ने ईरान की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के खत्म होने के इम्कान पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करना होगा, जिसमें कम लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि अगर यमन के हूथीज ने कोई नया हमला किया तो इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि ईरान ये कहता आया है कि हूथीज खुद मुख्तार तौर पर काम करते हैं और ईरान उनकी मदद नहीं करता, हम उन्हें कोई मदद नहीं देते, ईरान साफ करता है। चर्चा ये है मेरे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद से ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से अपनी पॉलिसी बदलने की आवाज़ें उठ रही हैं। असल में ईरान का एक बड़ा धड़ा सीधे अमेरिका से टकराना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान इससे 50 साल पीछे चला जाएगा। ये खबर है, बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ होगा, लेकिन ईरान की ताकत आसपास के लोगों में ज़्यादा है, लेकिन उसके सामने अमेरिका की ताकत है। वो क्या करेंगे, क्या क्या है उनके पास, सबको पता है। ईरान से अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका से ईरान बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उनके आसपास कितने बेसेस हैं और समंदर में उनके वॉरशिप्स कितने हैं, आप सबको पता है। तो ईरान के अंदर एक बहस चल रही है कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ चेंज करके एक बड़े खतरे को टाल दिया जाए, और इसमें समझदारी है, कोई बुरी बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको साफ गोई से, ट्रांसपेरेंसी से खबरें दे दी हैं, और बहुत सी खबरें अभी दी जा सकती थी, सीरिया, लेबनान वगैरह, ये कुछ अहम खबरें थी तो दे दी। अभी आगे और शो आएंगे, कम आए तो माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।